नमस्कार। प्रणाम आपको जी। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के इस मंच पर आज हम स्वागत करते हैं आचार्य श्री बालकृष्ण का। आचार्य जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे एक ऋषि के तौर पे मानता हूं। ऋषि इसलिए कि ऋषि पुरातन भारत में जो रिसर्च करते थे वो ऋषि होते थे। वो तमाम चीजों पर रिसर्च करते थे, औषधियों पे भी रिसर्च करते थे। तो आज ऐसे ऋषि का स्वागत करते हुए मैं पहले एक सवाल पूछता हूं कि पहले पतंजलि योगपीठ, फिर आयुर्वेद कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, फिर आचार्य कुलम और अब पतंजलि का अपना माध्यमिक बोर्ड होगा। आखिर ऐसे क्या जरूरत आ पड़ी कि ऋषि मुनियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा? मैं इस विषय में आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऋषि महर्षियों को आज हम अपनी संस्कृति और परंपरा को श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, तो उसके पीछे ऋषियों की विद्या, ऋषियों का सामर्थ्य, ऋषियों का ज्ञान, उसके कारण से हम स्मरण करते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षा की बात नहीं की गई, हमारे यहाँ संस्कारों की बात की गई। इसीलिए उस ऋषि संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए, उस व्यवस्था को पुनः धरा पर उतारने के लिए, यानी जिससे कि भारत विश्व गुरु बने और यह देश सोने की चिड़िया बने, इसके लिए जरूरी है कि हमारे ऋषि आश्रित जो हमारी शिक्षा पद्धति है वहां पर अनुसंधान हो, रिसर्च हो और वैश्विक स्तर पर एडवांसनेस के साथ में हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो भी उससे साथ जुड़ी हुई हो। इसीलिए हमने ये विचार किया और उसके लिए पूरी जो प्रक्रिया है शिक्षा बोर्ड बनाने के लिए, वो शिक्षा बोर्ड न केवल भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि के लिए नहीं, अपितु वह संपूर्ण भारतवर्ष के सब बच्चों के लिए होगा, इस देश की समृद्धि के लिए होगा, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए होगा। ये भारत मूलतः साधु सन्यासियों का, ऋषि मुनियों का देश रहा है और ऋषि मुनि मूल रूप से उच्च विज्ञान के ज्ञाता रहे हैं और उनके बारे में ये माना जाता रहा है कि कारोबार की दुनिया से दूर रहना चाहिए। लेकिन आपने और स्वामी रामदेव जी ने सारी धारणा को ही बदल दिया है। इसको आप दो संदर्भों में समझ सकते हैं। एक तो क्योंकि संस्थाएं पहले ऋषि महर्षि लोग जब सेवा के कार्य करते थे, आश्रम चलाते थे या जो विद्यालय होते थे, विश्वविद्यालय होते थे, वो राज आश्रय से चलते थे। राजा लोग वो सहयोग करते थे और वो संस्थाएं आगे बढ़ती थी। कालांतर में जो धनी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, आज भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो उन पैसे वाले लोगों के द्वारा सहयोग से वो संस्थाएं चलती हैं। पर जब उसको बड़े स्तर पर ले जाना हो, दान से या लोगों के सहयोग से एक सीमा तक आज भी पतंजलि को दान प्राप्त होता है। परंतु यदि बड़े स्तर पर ले जाना है, यदि आपको बड़ा कार्य करना है, बड़ा लक्ष्य रखना है, तो जरूरी है कि संस्थाएं सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर जाएं, यानी कि वो अपने स्तर पर अपने आप संस्थाएं चल सकें। उन संस्थाओं को चलाने के लिए साधन के रूप में भी हमने उन कार्यों को चुना जिन कार्यों को पहले विदेशी कंपनियों का पूरा उसके अंदर कब्जा था, एक तरह से पूरे देश को बरगलाने का काम करती थी और देश को पैसा को लूट करके वो विदेशों में ले जाती थी। हम लोग काम कर करके देश के लोगों को पहले तो आर्थिक लूट से बचाया और उस लूट से बचाने के बाद में जो भी अर्थ की प्राप्ति हुई वो परमार्थ के लिए लगा दिया। तो ये संतों का कार्य है और आने वाले समय पर यदि हम आध्यात्मिक रूप से यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो आर्थिक रूप से भी और अर्थ का सृजन वह न्यायपूर्वक हो, वो राष्ट्र के निर्माण के साथ हो, तो इससे बढ़कर के और कोई बात नहीं हो सकती। इसका तो अर्थ हुआ कि भारत और भारतीयता की अलख जगा रहे हैं और पुराने भारत को पुनर्जीवित कर रहे हैं, यानी सनातन जैसा माहौल फिर आने वाला है जो आप लोग कर रहे हो। उसको मैं प्रणाम करता हूं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित हमारा जो संकल्प और हमारी जो सोच है,
हमारी ऋषियों की जो संस्कृति है वो सार्वभौमिक संस्कृति है। वो किसी जाति की बात नहीं करती है, किसी एरिया की बात नहीं करती है, किसी संप्रदाय की बात नहीं करती है। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। पूरी दुनिया को हम अपना परिवार समझते हैं। इस भाव से हमारे ऋषियों ने, कभी ऋषियों ने ये नहीं कहा कि मेरे जाति वालों का भला हो, मेरे संप्रदाय वालों का भला हो। हमने तो हमेशा ये कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय। हमने सबके कल्याण की कामना की, सबके भद्र की कामना की। तो इस तरह की जो पतंजलि की जो प्रयास है, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, वो यही प्रयास है कि उस ऋषि संस्कृति को, उस सनातन वैदिक परंपरा का जो विशुद्ध स्वरूप है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो दूसरी जो विकृतियां हैं, उसके अंदर जो आवरण आए हैं, उनको हटा करके उनका जो देदीप्यमान दिव्य स्वरूप है वो पूरी दुनिया में पहुंचे। इसी भावना के साथ में हम लोग लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में पतंजलि के 1500 से ज्यादा चिकित्सालय हैं। पतंजलि रिसर्च की विंग बहुत बड़ी हो चुकी है। 500 से ज्यादा वैज्ञानिक आपके निर्देशन में काम कर रहे हैं। तो आयुर्वेद को अगर अलग पहचान दिलाने में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। तो ये जीवन का उद्देश्य कैसे बन गया आपके, कहां से ये विचार आया? हम लोग जब गंगोत्री में साधना कर रहे थे तब विचार हुआ कि हमें सांसारिक या प्रिय मार्ग में नहीं, हमें श्रेय मार्ग पर चलना है। तो श्रेय मार्ग में चलना है तो दो ही रास्ते थे, या तो चली हुई परंपराओं में किसी मठ मंदिर का आश्रय लेकर के हम या अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते, या फिर हमने सोचा कि कोई नए ढंग से हमको आगे बढ़ना है। तो जो ऋषियों की जो सार्वभौमिक वैज्ञानिक जो आधार थे, हमने योग आयुर्वेद को आधार बनाया। उस आधार के साथ हम अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहे। तो इस तरह से ये यात्रा शुरू हुई। अभी आज एक मैं समाचार पढ़ रहा था कि आयुर्वेद को 20 नवंबर को अनुमति दे दी गई कि अब वो सर्जरी भी करेंगे, लेकिन एलोपैथ के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय परंपरा से लोग डरते हैं? ऐसा क्यों? उनके मन में भय क्या है? या ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कुछ षड्यंत्र है? इसमें षड्यंत्र और अज्ञानता दोनों दृष्टिगोचर होती है चीजें, क्योंकि सेंस में, क्योंकि जो सर्जरी का जो प्रादुर्भाव है वो आयुर्वेद के द्वारा ही हुआ। यदि आज दुनिया को सर्जरी का यदि कोई देन है तो वो सुश्रुत के द्वारा है। सुश्रुत के अंदर इतनी इन डेप्थ सर्जरी की, शल्य की सारी जानकारी और चीजें हैं। और बाकी जो सर्जरी है वो कोई पैथी नहीं है। वस्तुतः पैथी तो मेडिसिन के लेवल पर है, सर्जरी तो एक क्रिया है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आयुर्वेद वालों को सबको ही सर्जरी की स्वीकृति दी जाएगी। एलोपैथिक में भी सभी लोग सर्जरी के लिए वो योग्य नहीं माने जाते हैं। उसके लिए बकायदा सर्जरी पढ़नी पड़ती है, उनको एमएस करना पड़ता है। इसी तरह से जो आयुर्वेद के द्वारा जो एमएस किए हुए चिकित्सक हैं उन्हीं को ही अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा वातावरण या भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। भाई आयुर्वेद में उसने 5 साल पहले ग्रेजुएशन किया, बीएमएस किया, उसके बाद में 3 साल के लिए वो पीजी करता है। वो योग्य व्यक्ति सर्जरी विभाग के अंदर उसका चयन होता है। जिस तरह से एलोपैथिक सिस्टम के अंदर चयन होता है उसी प्रक्रिया से वो सर्जन बनता है जा करके। और दूसरी बात, आयुर्वेद में बकायदा पहले से ही एमएस है। जिस तरह से एलोपैथिक में एमएस है उसी तरह से आयुर्वेद में नई चीज तो कुछ है ही नहीं। उसमें कुछ भ्रम था कि सर्जरी करने के लिए जो एक लिमिटेशंस बांधे गए थे, या कि कितनी क्षेत्र तक ये लोग काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने उसको स्पष्ट किया है। कुछ दिया नहीं है कि हम ये सोचे कि आयुर्वेद में सरकार ने कोई नीति नई बना करके स्वीकृति दे दी है। वो स्वीकृति नहीं दी है, उन्होंने जो पहले से जो कंफ्यूजन्स थे उनको क्लियर किया है। और ये इसका स्वागत होना चाहिए। और भारत जैसे देश में जहां चिकित्सा के अभाव में, जहां अच्छे लोगों के अभाव में बहुत सारे मृत्यु हो रही है, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, यहां पर यदि आयुर्वेद के माध्यम से योग्य सर्जरी करने वाले योग्य व्यक्ति उधर से भी तैयार होते हैं तो देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। और ये भारतवर्ष की बात नहीं है, ये थोड़ा सा इन लोगों को अपनी दृष्टि को थोड़ी बड़ी बना करके देखनी चाहिए। चाइना के अंदर चाहे कोई भी, चाहे वो सर्जन बने, चाहे वो मेडिसिन का एक्सपर्ट बने, चाहे किसी भी पैथी का एक्सपर्ट बने, कंपल्सरी है कि उनको बेसिक रूप में चाइनीज मेडिसिन सिस्टम पढ़ना जरूरी है। भाई यदि आयुर्वेद का ग्रेजुएशन एमएस कर करके वो सर्जन बनता है और उसमें कुछ एलोपैथिक प्रक्रिया से कुछ सीखने की जरूरत है, वो सीख लेगा। भाई बताओ कि तुमको क्या सीखना जरूरी है, उसके लिए वो सिखा देंगे। सिर्फ ये कहने की वजह से कि उसका बैकग्राउंड आयुर्वेदिक था
तो ये बहुत ही दुराग्रहपूर्ण बात है और हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। और इस सरकार का निर्णय क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अच्छी बात है। और बाकी लोगों को भी आग्रह के साथ साथ में षड्यंत्र को छोड़ करके इस बात के लिए हमको स्वागत करना चाहिए कि हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा, हमारी वैज्ञानिक पद्धति को अब पंख लगने को एक मौका मिल रहा है, उड़ने का मौका मिल रहा है, तो हमको सहयोगी बनना चाहिए, हमको बाधक नहीं बनना चाहिए। हम भी इसका स्वागत करते हैं जी। और पतंजलि योगपीठ की कोरोना वैक्सीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी क्लिनिकल ट्रायल शायद सेकंड पूरा हो चुका है। जी देखिए, पतंजलि जो है, हम लोगों ने जब कोरोना पेंडेमिक के अंदर सबसे पहले पतंजलि वो संस्था थी जिसने पूरी प्रामाणिकता के साथ में सिमुलेशन करके, डॉकिंग करके, अलग अलग कंपाउंड का एनालिसिस करके, सैकड़ों जड़ी बूटियों के ऊपर काम कर करके हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि वो कौन कौन से पौधे हैं जो कोरोना वायरस को रोकने में कारगर है, कोरोना होने के बाद ठीक करने में सक्षम है। वो हमने किया, हमने पूरी दुनिया को बताया। और मैं धन्यवादी हूं आयुष मंत्रालय का। आयुष मंत्रालय ने भी उसको हूबहू अक्षर से उसी को एक्सेप्ट करते हुए उस मंत्रालय के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने का प्रयास किया। और उसका कारण यह रहा कि आज भी यदि भारतवर्ष के अंदर में डेथ रेट कम है, नगण्य है कोरोना की वजह से, तो कारण सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक और हमारी जड़ी बूटियों के कारण से है। और कोरोना से भी जो डेथ हुई है उनमें आप देखोगे 90% से ज्यादा वो लोग हैं जो पहले ही किसी न किसी सीवियर डिजीज के द्वारा वो पहले से ग्रसित थे। तो बहुत थोड़ी संख्या है जो प्योरली कोरोना के साथ डेथ हुई है। तो यदि उसको रोकने में जो कोई कारण है तो सिर्फ और सिर्फ वो आयुर्वेद है और कोई कारण नहीं है। यदि नहीं तो आप दूसरी दुनिया से, दूसरे देशों से तुलना करके देखिए कि कितना ज्यादा हमारी डेथ रेट कम है। और आगे जहां तक बात रही कि आयुर्वेद के अंदर भी जो औषधियों का जितना भी हमको प्री क्लिनिकल करना था, इन विवो इन विट्रो करना था, और उसके बाद में क्लिनिकल लेवल पर भी जो हमारे को पूरा काम करना था वो हम कर चुके हैं। इतना ही नहीं कि औषधि देने के बाद में जो साइटोसोमेटिक स्टडी होती है कि औषधि का जो प्रभाव है उसके द्वारा जो कोरोना के बाद में आफ्टर जो इफेक्ट है, क्योंकि कोरोना ठीक होने के बाद में भी लोगों की मृत्यु हो रही है, कोरोना ठीक होने के बाद में भी लोगों के अंदर बहुत कमजोरी आ रही है, कोरोना ठीक होने के बाद में भी वो जो है बहुत अपने जो नॉर्मल लाइफ में आने में उनको बहुत समय लग रहा है, कोरोना के बाद में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन सबको भी ठीक करने का काम कोरोनिल और स्वासारी कर रहा है। और हमने उसके ऊपर भी स्टडी कर ली है। तो बड़े प्रामाणिकता के साथ में, क्योंकि पतंजलि के द्वारा जो बात होती है, हम कोई हवाई बात नहीं करते हैं, अप्रामाणिक बात नहीं करते हैं। इसीलिए देश के लोग भी हमारे पर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारी ताकत देश के लोगों की भरोसा है। उस भरोसे को न टूटने देना वो हमारा भी दायित्व है। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो यदि आपको वैक्सीन आ भी जाए, क्योंकि फिर भी आपको आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, वैक्सीन कितने लोगों तक पहुंच पाएगा हम ये नहीं कह सकते। तो आलंबन योग का, आलंबन आयुर्वेद का, आलंबन आयुर्वेदिक औषधियों का, औषधि में भी प्रामाणिक औषधियों का, इसको हमको बिल्कुल कतई नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आपने भूल कर ली तो आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। इसलिए बिल्कुल भूल भी ना करें, बिना भ्रम में रहे, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करिए, कोरोनिल खाइए, स्वासारी लीजिए और थोड़ी सी सावधानी के साथ चलिए। आप बिंदास अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। आप पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ हैं और कोरोनिल दवा जब से आई है तो उसके कुछ लोग तो कीमत को लेकर बात करते हैं कि अधिक हो गई। दूसरा जो विरोध हुआ, क्या यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डर है कि कहीं भारतीय चिकित्सा व्यवस्था इतनी बड़ी ना हो जाए कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी गड़बड़ा जाए? क्या ये उसका कारण क्या आप समझते हो? देखिए, जहां तक मूल्य की बात रही वो तो एक मूर्खतापूर्ण बात मैं कह सकता हूं। बाजार के अंदर आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे चूर्ण है वो चूर्ण ही 400-500 रुपए में बिकते हैं, और हमने अगर गोलियां दी और वो तो बहुत कम। एक तरह से यदि हम उसको रिसर्च कॉस्ट को जोड़ें, हमारे 500 से ज्यादा साइंटिस्ट दिन रात लग रहे हैं। उनकी सैलरी की यदि मैं मंथली सैलरी की बात करूं, सैकड़ों करोड़ रुपए लैब में हमने रिसर्च के लिए लगाया है। जब एलोपैथिक औषधि का सिर्फ जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो होता है, जो इंजेक्शन यदि मान लीजिए कि आज यदि कोरोना वैक्सीन यदि आ रहा है, यदि आप उसको कॉस्ट में जाएंगे, एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कुछ पैसे से भी, रुपये में भी नहीं होगा, वो कुछ पैसों में होगा, मिलेगा वो सैकड़ों हजारों रुपए में। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने रिसर्च को, बाकी चीजों को
जोड़ते हैं तो हमने जो औषधि प्रदान की है लोगों को, उसके अंदर तो हमने अपना रिसर्च कॉस्ट भी नहीं जोड़ा है, सिर्फ हम लोगों ने रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन रख करके जोड़ा है। इतने सस्ते में मैं पूरी प्रामाणिकता और दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई जो फॉर्मूला हम दे देंगे उस रेट पर कोई बना के कोई कंपनी तो दे दे, उतने में तो 500-600 रुपए में तो लोग गिलो घनपट्टी बेच रहे हैं, जो हम 50-100 रुपए में देते हैं। हम अश्वगंधा 50-100 में देते हैं, वो 600 में बेच रहे हैं। तो इसीलिए ये एक लोगों के मन में भ्रम पैदा करवाने का एक दुष्प्रयास है, हालांकि लोग समझ चुके हैं। और जहां तक बात रही कि जो विदेशी कंपनी, बिल्कुल ड्रग माफिया इतना एक बड़ा लॉबी है, इतना स्ट्रॉन्ग लॉबी है, वर्ल्ड वाइज लॉबी है, जो विविध तरह के, जैसे एमएनसीज के अंदर पहले हम लोग एफएमसीजी में गए तो वहां पर भी बड़ा षड्यंत्र था, तो इसी तरह से जो ड्रग माफिया है वो एक बहुत बड़ी इनका एक कैक्टर से पूरा इनका एक वो बना हुआ है, जबरदस्त इनकी एक लॉबी बनी हुई है। ये पूरी बदमाशियां करेंगे, फिर भी यदि हम प्रयास करें कि हमें अपनी परंपरा को पहले फर्स्ट आश्रय हमें अपनी परंपरा को दे दें। जब हमको जब एक्यूट मैनेजमेंट की आवश्यकता है तो मॉडर्न सिस्टम का भी आश्रय ले लें, परंतु सिर्फ विरोध करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए हम अस्वीकार या विरोध न करें। आचार्य जी, अभी एक आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन जी। स्वामी रामदेव जी ने बिल का तो समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसानों तक वो बात पहुंचाई नहीं जा सकी है सही ढंग से। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के पास किसी ऐसे माध्यम की कमी है जो सरकार वहां तक किसानों तक पहुंच नहीं पाई? हम महसूस करते हैं कि किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं वस्तुतः जो एमएसपी वाली प्रॉब्लम तो है, एमएसपी के अंदर सब जगह पर उनका सामान नहीं बिकता है। उनको एमएसपी जो तय किया गया, बहुत अच्छे रेट तय किए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो सब्सिडी डायरेक्ट घर में पहुंचाने की व्यवस्था भी करी है पीएम किसान योजना के तहत, तो सारी काम सरकार कर रही है। परंतु यदि इस किसानों को, ये सिंपल सी बात है कि जो नए कानून के तहत किसानों को अपने उत्पाद को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाई पहले तो किसान बंधा हुआ था, वो मंडी के द्वारा ही बना हुआ था, मंडी के बाहर अपनी चीजों को नहीं बेच सकता था और मंडी पर मनमाने रेट पर उसको बेचने मजबूरी थी। तो मंडी और एमएसपी में मंडी में सारे सामान नहीं बिकते थे, जो गवर्नमेंट ने उठाया वो एमएसपी पर, बाकी जो बेचा मंडी पर। तो वो मंडी वाला जो रेट की जगह पर वो पूरे देश में बेच सकता है, एमएसपी को उन्होंने छेड़ा नहीं है। तो इस चीज को निश्चित रूप से हमको किसानों तक पहुंचाना चाहिए और किसान जल्दी से इस बात को समझ भी रहे हैं। अब थोड़ी समझ में आने लगी है और मेरा किसान भाइयों से निवेदन भी है कि हाँ, एमएसपी के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट की मानसिकता पहले से पॉजिटिव है। हमको इसको प्रयास कर करके यदि सरकार एमएसपी के लिए कर देती है, हालांकि उसका भी जो मुझे दिखता है कि टोटल सामान यदि एमएसपी पे जाता है तो उससे किसानों को पूरा लाभ तो होगा ही होगा, पर यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो महंगाई भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारा आधा सामान जो है वो एमएसपी से कम पे बिकता है। तो वो उसके लिए एक रास्ता निकालना चाहिए, उचित एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए उनकी उपज का। क्योंकि दुर्भाग्य इस देश का, किसान कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, कितना भी जिंदगी भर वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहा है, उसको फिर भी आज भी हमारी जो गवर्नमेंट की सिस्टम के तहत उनको अनस्किल्ड लेबर माना जाता है। यानी बाकी फील्ड में, फैक्ट्री में काम करता है वो 1-2 साल में स्किल्ड हो जाता है, बाकी फील्ड में काम करता है वो स्किल्ड हो जाता है। पर फार्मर बेचारा ऐसा है कि वो 10 वर्ष की 15 वर्ष की उम्र से काम करके वो 50 साल का भी हो जाए, वो अनस्किल्ड ही रहता है। अच्छा साहब, आचार्य जी, आयुर्वेद और योग को लेकर आपकी भावी योजनाएं हैं कुछ? क्या योजनाएं हैं देश और दुनिया के लिए? करोड़ों लोग जानना चाहते हैं। हम लोगों ने योग को घर घर पहुंचाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको स्थापित करने में बड़ी महती भूमिका उन्होंने प्रदान की। तो अब दुनिया ने योग को स्वीकार किया, तो योग के ऊपर रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उनका प्रॉपर जितने भी जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है। इसी तरह से अनुसंधान परक ग्रंथ लेखन की आवश्यकता है। तीनों ही फील्ड में हम योग के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी तरह से आयुर्वेद के अंदर जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, संहिता हैं, निघंटु हैं, दूसरे शास्त्र हैं, उनके ऊपर भी पुनर्लेखन की आवश्यकता है।
अनुसंधान की आवश्यकता है, पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, नई नई जड़ी बूटियों के ऊपर काम कर करके उनके जो औषधीय गुण के जो घटक हैं उनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो हम हर एंगल से, हर तरह से काम कर रहे हैं, नई नई औषधि बनाने की आवश्यकता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से श्रद्धेय स्वामी जी लगातार उधर योग ग्राम में बैठ करके लोगों को योग सिखाने के साथ साथ में अनेक औषधियों के ऊपर वो अनुसंधान और एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा समय देकर के वो लगे हैं। वो औषधि बनाने की आवश्यकता है, तो उन सब काम में पतंजलि काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और आयुर्वेद को प्रामाणिकता के साथ में मान्यता दिलाने के लिए, विशेष करके आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अनुसंधान पेपर पब्लिश करने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम रिसर्च कर करके दुनिया में पहुंचाने की आवश्यकता है, उस कार्य को भी पतंजलि बखूबी और बड़े रूप में कर रहा है। एक अंतिम प्रश्न कि स्वामी रामदेव जी की और आपकी जोड़ी को हम क्या नाम दें? राम लक्ष्मण की हम दें, कृष्ण की या बलराम की? क्योंकि लोग आपको उनकी परछाई मानते हैं। तो ये क्या आपका रिश्ता है जो ऐसे निभ रहा है? देखिए, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, और राम लक्ष्मण हो चाहे बलराम कृष्ण हो, वो हमारे लिए आदर्श हैं, पूज्य हैं, स्तुत्य हैं, हमारी संस्कृति के पुरोधा हैं। हम तो उनके अंश मात्र भी नहीं हैं, परंतु मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो मेरा प्रयास रहता है कि भगवान ने हमको एक बड़े कार्य के लिए निमित्त बनाया है, तो अपनी आत्मीयता से उस निमित्तता को पूर्ण करने में हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ताकत लगा करके काम करनी चाहिए। इसी भाव से हम सेवा में निरत हैं, और सब लोगों का हमें जो प्रेम है, अनुराग है, आत्मीयता है, सहयोग है, इसके लिए संपूर्ण देशवासियों के प्रति हम सदैव कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं, और उसी भाव के साथ हम सदैव सेवा करते रहेंगे। और जोशी जी, आपको भी मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया है। हम भविष्य में फिर आपसे संपर्क करेंगे।